सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज थोड़े लेट हैं क्लास में। कोई आ गया था इसलिए क्लास में लेट हो गई, वरना नॉर्मली 8:30 बजे अपन शुरू कर देते हैं। व्यक्तित्व टॉपिक चल रहा है हमारा, पर्सनैलिटी टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का एक ऐसा पार्ट जो नॉर्मली रीट हो या और कोई एग्जाम हो, भी जैसे रीट के पेपर हुए हैं, तो इस पार्ट पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और आते हैं प्रश्न। अब ग्रेड थर्ड का यदि अपन सिलेबस देखते हैं तो वहां इसका जिक्र नहीं कर रखा कि व्यक्तित्व की अप्रोच आपको पढ़ने है कि नहीं पढ़ने है। बट फिर भी मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप पढ़ के जाएं। इसमें ज़्यादा डीपली ना जाएं, बस आप इतना ज़रूर देख लें कि सर ये चीज़ें हैं, इनको देख लेंगे तो क्या काम चल जाएगा क्या, उस पार्ट्स को हम देख लें। ठीक है, आज एक पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे। और आप चाहें तो इस पार्ट को अपन सिर्फ जो पहले मैंने करवा रखा है सिगमंड फ्राइड वगैरह, वो मैं रिकॉर्डेड पूरा डाल सकता हूँ। वो भी बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा था, ग्रेड सेकंड वाले बच्चों को करवाया था लाइव। तो आप बता दीजिएगा, अपन कल नया टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। और चाहो तो इसको अपन कंटिन्यू भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। बाकी जो रिकॉर्ड पहले जो करवा रखा है वो भी सेम एज इट इज ही करवा रखा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सभी को नमस्कार। तो व्यक्तित्व के अप्रोच अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। व्यक्तित्व के उपागम अप्रोच क्या होते हैं? तो उपागम या सिद्धांत एक ही बात होती है, एक तो याद रखना, ठीक है ना। उपागम शब्द आता है या सिद्धांत आता है तो इसको लेकर कंफ्यूजन मत पालना कि सर ये अलग अलग होते हैं, क्या एक ही बात होते हैं। 3 से 4 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, आधी घंटे अपनी क्लास रहेगी, 30 मिनट अपन पढ़ेंगे, लास्ट 30 मिनट, ठीक है। 10 बजे अपन क्लास बंद कर देंगे, 30 मिनट में अपन क्या क्या पढ़ते हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। आशीर्वाद शिव प्रसाद जी मेरा हमेशा है, आप तो मस्त होके पढ़िए बस। बढ़िया, परिणाम की चिंता मत कीजिए, आशीर्वाद हमेशा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक उपागम पढ़ा रहा हूं मैं, विशेषक उपागम, ट्रेट उपागम, ठीक है। फ्राइड में नहीं ले रहा क्योंकि फ्राइड में टाइम ज्यादा लगता है, तो विशेषक उपागम, ट्रेट, ठीक है। देखिए, विशेषक उपागम एक बहुत इंपॉर्टेंट उपागम है व्यक्तित्व के उपागम की। जब भी अपन बात करते हैं और विशेषक उपागम की जब बात करते हैं तो यहां दो व्यक्ति हमारे जहन में आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक आता है आलपोर्ट और एक आता है केटल, ठीक है। अब आपको कोई भी चीज पढ़नी है, कोई भी चीज समझनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहला काम ये करना है कि सर आप हमें विशेषक उपागम पढ़ा रहे हो, तो क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब कोई यूटिलिटी है क्या? तो मैं कहूंगा कि साहब यूटिलिटी तो है, इंपॉर्टेंट तो है। इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि आलपोर्ट के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं और आलपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट केटल है। और केटल ने ज्यादा कोई विशेष नहीं दिया, बट केटल पे हर एग्जाम में प्रश्न आया है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सर इग्नोर कर दें क्या, तो मेरी राय रहेगी इग्नोर तो करना ही नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो ना, अपन अपन जब दूध को जमाते हैं, दूध को जमाने के बाद वो दही बनता है और दही बनने के बाद वो छाछ बिलोते हैं। तो छाछ बिलोते हैं तो अपन घी निकालते हैं, ठीक है। घी जिसको अपन चूटिया घी बोलते हैं शेखावाटी में हमारे, आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, ठीक है। वो जो है ना, वो क्वालिटी है, वो क्रीम है, उससे बेटर कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी छाछ का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आज के समय में छाछ भी बहुत अच्छे पैसों में बिक रही है, पहले छाछ की इतनी वैल्यू नहीं थी, याद रखना। तो हमें वर्तमान स्टडी पैटर्न में, जहां दुनिया भर का कंटेंट उपलब्ध है, जहां दुनिया भर के टीचर यूट्यूब पे दुनिया भर की सामग्री आ रही है, दुनिया भर की मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, वहां हमें यह तय करना पड़ेगा कि सर मुझे वो क्रीम वाला घी लेना है, ठीक है ना। बाकी इतना टाइम नहीं है कि मैं अब छाछ में अपने आप को रौंदता रहूं, मुझे सिर्फ वो घी लेना है। कौन सा घी? वो जो दही से कच्चा वाला जो घी निकलता है, क्योंकि वो पौष्टिक है सर, मैं इतना ही ले पाऊंगा, बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं है। ये सरस वरस का घी सर आप लोग किसी और को देना, मुझे सरस वाला नहीं चाहिए सर, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे वो घी चाहिए शुद्ध गाय वाला, शुद्ध भैंस का, वो प्योर वाला चाहिए। तो प्योर वाला चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं सेलेक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है। वो आपको एक संतुलित मात्रा में मिल सकता है, लेकिन वो बड़ा गुणकारी है, याद रखना। तो आज एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली उसी घी पे बेस है, तो हमें कहीं ना कहीं वही घी को सिलेक्ट करना है, तो उसको करना है तो कुछ सेलेक्टिव चीजें पढ़ लें, ठीक है। हाँ, तो विशेषक उपागम, ट्रेट उपागम में दो व्यक्ति आते हैं, आलपोर्ट एंड केटल। सबसे पहले आपको इसमें समझना है कि सर आलपोर्ट का क्या योगदान है। आलपोर्ट ने जो विशेषक उपागम था उसमें कॉन्सेप्ट दिया है भावमूलक उपागम। कौन सा उपागम दिया है इसने? भावमूलक। भावमूलक उपागम क्यों बोलते हैं आलपोर्ट के उपागम को? क्योंकि इसमें व्यक्तित्व के अनोखेपन पे बल दिया गया है।
अनोखापन मानता हूं यूनिकनेस, मतलब प्रत्येक व्यक्तित्व अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। आप सबकी पर्सनैलिटी बहुत यूनिक है। मैं इसलिए हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग कई बार कहते हैं सर जिंदगी में इतना क्यों है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, धीर सर से साइकोलॉजी कितना सीखते हैं नहीं सीखते हैं अलग चीज है, लेकिन एक लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना, हर आदमी यूनिक है। आप सबसे अलग हो, आप में कोई चीज ऐसी है जो दूसरे में नहीं है, और इसी चीज को आपको कैच करना है। आप ये मत तुलना किया करो कि सर उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये है, उसके पास, उसकी चीजों को लेकर दुखी मत होना। उसके पास हजार चीजें होंगी, लेकिन मेरे पास एक चीज ऐसी है जो उसके पास नहीं। बस उसको पकड़ना है, वो पॉजिटिविटी लानी है। और हम दूसरों से तुलना कर करके यदि दुखों में अपनी जिंदगी बिताते रहेंगे तो जिंदगी भर दुख रहने हैं। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, मैं एक विचारक को पढ़ रहा था, फिलोसोफर ओशो को। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली कि जिंदगी में आप यदि पूरे दिन दुखी रहते ना, तो आप मान के चलिएगा आपका कल भी दुखी होगा, आपका परसों भी दुखी होगा। इसलिए लाइफ में कभी सैड मत बनिए। ये पल है ना, ये कभी लौट के नहीं आने वाले। जब मुझे वर्तमान को मैं बेटर तरीके से करूंगा तो मेरा भविष्य अपने आप बेटर बनेगा। तुम प्रेजेंट में दुखी हो, मेरी क्लास ले रहे हो, चेहरे पे अजीब सी निराशा है, हताशा है, और ये टेंशन में हो कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो नेगेटिव ही रिजल्ट आने हैं। और जब तुम मेरी क्लास ले रहे हो, धीरे सर के पास पढ़ रहे हो, तो एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ बैठे हो कि सर आज मुस्कुराऊंगा तो कल भी मुस्कुराऊंगा। यदि मैं आज रोऊंगा तो याद रखना कल भी रोना तय है, क्योंकि रोना रोने को पैदा करेगा, हंसना हंसने को पैदा करेगा। इसलिए जिंदगी में हमेशा अपने आप को यूनिक मानिए। आप सब अनोखे हो, आप सब में एक स्पेशलिटी है, उसको हमें कैच करना है। यही भावमूलक उपागम है। यही क्या है? भावमूलक उपागम है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछेगा भावमूलक उपागम किसने दिया, तो आंसर क्या करोगे? भावमूलक उपागम किसने दिया? आलपोर्ट ने दिया। भावमूलक उपागम का मतलब क्या है? व्यक्तित्व अद्वितीय होता है, व्यक्तित्व अनोखा होता है। ये किसने कहा है? आलपोर्ट ने कहा है। आलपोर्ट की किताब का नाम क्या था? पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पैटर्न मैंने लिखा दी थी शायद आपको पहले, ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ये किताब मैंने पहले लिखा दी थी आपको जब परिभाषा बताई थी। तो पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? आलपोर्ट की है। अब ये तीनों प्रश्न अभी तक एग्जाम में आए नहीं है, लेकिन अपन बहुत डीपली पढ़ें तो ये पता होना चाहिए। भावमूलक उपागम, अनोखापन, अद्वितीय, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी किताब किसकी है? आलपोर्ट की। यहां से प्रश्न क्या पूछता है? आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी। व्यक्तित्व मनोदेही गुणों का वह गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। ये तो परिभाषा तो यूनिक है ही, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये कहता है कि व्यक्तित्व में तीन प्रकार के गुण होते हैं। आलपोर्ट ये कहता है, ये लाइन याद रखना आप, आलपोर्ट में, आलपोर्ट ये कहता है कि व्यक्तित्व में तीन प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कोर्डिनल, एक होता है केंद्रीय, और एक होता है गौण। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, याद रखना। ये समझना है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के तीन पार्ट बताए, कोर्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण। अब आपको समझना है कि सर कोर्डिनल क्या होता है, केंद्रीय गुण क्या होता है, और गौण गुण क्या होता है। अब इनको समझना है। सर हिंदी टेस्ट सीरीज फ्री है, इट्स थर्ड ग्रेड के साथ। देखिए हिंदी टेस्ट सीरीज अलग है, सुरेश सर की वो कोर्स तो जारी नहीं करते, वीडियो कोर्स तो उनकी टेस्ट सीरीज थर्ड ग्रेड की 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी हिंदी की। तो वो फ्री नहीं है, वो तो कॉस्ट है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं वो टीचर। आशीर्वाद समीना जी, मेरा बहुत आशीर्वाद है। आप तो मस्त रहा करो, खुश रहा करो जिंदगी में। चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रखा करो, इस मुस्कान से बहुत सारी मुस्कानें निकलती जाएंगी और जिंदगी में खुशी आती जाएगी। याद रखना, लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होना है, चाहे दुखों का अंबार लाइफ में भरा पड़ा हो, फिर भी मुस्कुराते हुए रहना है। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सकारात्मक। एक बार लाइफ मिली है, बड़ी खुशी के साथ जी के जाएंगे, ये याद रखना। कोर्डिनल, कोर्डिनल गुण क्या होता है? महान लोगों में पाया जाता है।
ठीक है ना, जो बहुत महान है। जैसे गांधी जी के जीवन का अध्ययन करोगे तो सत्य अहिंसा दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ऐसा गुण जिनसे उसका पूरा जीवन प्रभावित होता है, वो कोर्डिनल गुण होता है। तो ये केवल कुछ लोगों में पाया जाता है। जैसे अपन गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी के पूरे जीवन का अध्ययन करेंगे तो हमें सत्य और अहिंसा दिखाई देता है। ये सब क्या है, एक प्रकार से, ठीक है, सत्य और अहिंसा जो है वो क्या है, इनके कोर्डिनल गुण है। मतलब ये इनके जीवन के प्रभावित, पूरे जीवन की हर गतिविधि इनसे प्रभावित हुई है, तो ये कोर्डिनल गुण हो गया। तो कोर्डिनल में इतना याद रखना है, महान लोगों में पाया जाता है। केंद्रीय गुण होता है वो सभी में पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कम ज्यादा हो सकता है, सामाजिक कोई हो भी सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, किसी का लूज है, किसी का ज्यादा है, किसी का मीडियम, तो ये सभी में है बट कम ज्यादा हो सकते हैं। और ये जो गुण होते हैं ना, ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बट कुछ लोग इसको महत्वपूर्ण मान लेते हैं। ठीक है, अभिजीत बेटा, गुण का मतलब क्या होता है, कुछ लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरी स्पेशल हेयर स्टाइल है, मेरा बोलने का तरीका हो सकता है, मेरा बैठने का तरीका हो सकता है, मेरा खाने का तरीका हो सकता है। ये गौण गुण है, मतलब जिनसे इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कई लोग तेरे नाम बन के रहते हैं, गजनी बन के रहते हैं, कुछ अलग अलग अपने हेयर स्टाइल्स रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार मैं, मतलब अलग, वो इतना महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, हम उसको समझ लेते हैं। तो गौण में क्या आएगा, विशेष, जैसे आपकी हेयर स्टाइल हो सकती है। ठीक है, हेयर स्टाइल हो सकती है। ठीक है, आपका खाना खाने का तरीका हो सकता है, तरीका हो सकता है। ठीक है, आपका बैठने का तरीका हो सकता है। ये सब आपके किस में आ जाते हैं, गौण में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, गौण में। तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, कोर्डिनल, केंद्रीय और गौण गुण। किसने बताए, आलपोर्ट ने। कोर्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण। ठीक है, तो कोर्डिनल में आपको इतना समझना है कि महान लोगों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे गांधी जी है, या कोई भी बड़ा व्यक्ति, सरदार पटेल है, कोई भी जो बड़े व्यक्ति को आप लोगे, मदर टेरेसा में समानुभूति है। ठीक है, केंद्रीय गुण सभी में पाए जाते हैं, आत्मविश्वास, सामाजिकता, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। और गौण जो होते हैं, जैसे विशेष हेयर स्टाइल, खाना खाना है, बैठना है, ये सब आपके गौण गुण है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। खड़गड़ की टेस्ट सीरीज अशोक जी चलाएंगे। 15 अक्टूबर का प्रोग्राम टाइप कर लिया है मैंने। टास्क मैं दूंगा आपको, मैं आपको टास्क दूंगा, और वो टास्क पूरे करने हैं। चैलेंजिंग टेस्ट सीरीज रहेगी, टॉपिक्स दूंगा और उस डेट को वो टॉपिक्स पूरे होने चाहिए। अब कैसे भी करने हैं, मतलब वो टेस्ट सीरीज यूं नहीं रहेगी कि नॉर्मल, वो टेस्ट सीरीज रहेगी, सिलेक्शन दिलाना है आपको, आपके अंदर एक स्टेमिना पैदा करनी है उस टेस्ट सीरीज में। तो टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, और स्पेशली उस पे जो काम करेंगे, 3 से 4 एक्सपर्ट करेंगे, बट मुख्य रूप से एक तो मैं करूंगा, और एक आरएस जो ओम प्रकाश चौधरी सर हैं, बहुत बड़ा अनुभव है उनका जीके को लेकर, तो हम दोनों स्पेशली इसको लीड करेंगे, ताकि कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आए, ना गजब तरीके से करेंगे। जीके कंप्लीट अक्टूबर लास्ट तक हो जाएगा, पहले मेरा 15 अक्टूबर तक था, बट कुछ टीचर्स की तबीयत खराब हो गई, स्टे वाले सर की, तो 30 अक्टूबर लास्ट मानिए, 30 अक्टूबर तक हो जाएगा, तो आप आराम से रिवीजन भी कर पाओगे, बहुत टाइम आपके पास, 3 महीने मिल जाएंगे आपको। तो 30 अक्टूबर का टारगेट है मेरा। काफी वीडियो डाल दिए गए हैं, आप चिंता ना करें, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, आप जितना डाला उतना बढ़िया तरीके से पढ़ लें। ओके, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आल कोऑर्डिनल गुण, केंद्रीय गुण, गौण गुण समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, बड़े तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इस 2 वर्ड और दिए हैं इसने। एक तो इसने शब्द यूज किया है प्रोपियम। प्रोपियम क्या होता है, प्रोपियम का मतलब है जो सभी सील गुणों को संगठित करता है। ठीक है, तो सील गुणों को जो संगठित करता है उसको इसने क्या शब्द दिया था, प्रोपियम बोला है। क्या बोला है, प्रोपियम। तो ये प्रोपियम शब्द किसने दिया था, आलपोर्ट ने। एक शब्द इसने दिया था कार्यात्मक स्वायत्तता। कौन सा वर्ड दिया था इसने, कार्यात्मक स्वायत्तता शब्द किसने दिया है। ठीक है, तो कार्यात्मक स्वायत्तता वर्ड किसने दिया है, आलपोर्ट ने दिया है। ठीक है, फंक्शनल ऑटोनोमी, कार्यात्मक का मतलब फंक्शनल होता है, स्वायत्तता का मतलब ऑटोनोमी होता है। तो फंक्शनल ऑटोनोमी शब्द किसने दिया है, आलपोर्ट ने। अब आप कह दोगे सर फंक्शनल ऑटोनोमी का मतलब क्या है, तो कार्यात्मक स्वायत्तता का मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी लक्ष्य को एक तकनीक से प्राप्त कर लिया, कोई भी टेक्निक से आपने प्राप्त कर लिया, कि मान लीजिए आपने रीट एग्जाम दिया, और रीट एग्जाम को आपने कुछ चुनिंदा, या मान लीजिए मेरे से आपने कुछ सीखा और उससे आपने रीट में अच्छे नंबर आ गए, तो कोई आदमी आपसे पूछेगा कि बताओ रीट में, क्योंकि इस बार रीट में बहुत से बच्चे असफल हो गए, इस बार रीट का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे बच्चे, मतलब 40% बच्चे असफल हो गए।
40 के 50% बच्चे असफल हो गए। तो आप ये मानिए, आप जो असफल हो गए उन बच्चों को ये बोलोगे कि मैंने तो इस तरीके से पढ़ा था, धीर सिंह सर की बातों को सुना था, उनके मोटिवेशन से बहुत प्रभावित हुआ और मेरी बड़ाई कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है ना, मेरी बड़ाई कर देता हूँ यार, कभी कभार कर लेनी चाहिए। और उनकी किताब बहुत अच्छी है, मुझे साइकोलॉजी में बहुत फायदा हुआ और मैंने इस प्रकार से पढ़ा तो मेरे 125 नंबर आए, 130 नंबर आए। अब उस तकनीक ने आपको फॉलो किया और आप उसे सफल हो गए, तो आपने जब दूसरों को बताया, यदि मान लीजिए आप मेरे को फॉलो करते और आप सफल नहीं होते, तो आप कहते अरे कुछ नहीं है देव सिंह सर, क्या है बकवास, जोरा मर्दी, कोई बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं सर, तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, फालतू में पूरे दिन मोटिवेशन मोटिवेशन देते रहते हैं, क्या है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपने उस तरीके से असफलता मिल गई, इसलिए आप दूसरों को बताओगे नहीं कि मैंने कैसे किया। और यदि आप किसी तकनीक से एक बार सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो वो तकनीक हमेशा के लिए फ्रीडम हो जाती है, वो लोगों के लिए आइडियल बन जाती है कि यार धीर सिंह सर को फॉलो करना, वो बहुत अच्छा बताता है। ये कार्यात्मक स्वायत्ता है, किसी चीज से, किसी तकनीक से लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, वो तकनीक फिर हमेशा के लिए फ्रीडम बन जाती है। तो आप यहां इतना याद रखना, कार्यात्मक स्वायत्ता शब्द किसने दिया है? आलपोर्ट ने दिया है। किसने दिया है? आलपोर्ट ने दिया है, ठीक है। प्रोपियम शब्द किसने दिया है? ये भी आलपोर्ट ने दिया है, ठीक है। प्रोपियम शील गुणों को संगठित करता है और कार्यात्मक स्वायत्ता का मतलब होता है जिस कार्य से आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो कार्य हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है, ये कार्यात्मक स्वायत्ता। ये आलपोर्ट है, बस आलपोर्ट में इतना जानना है। आलपोर्ट में आपको इतना जानना है, समझ में आ गया? आलपोर्ट, कंफ्यूजन दूर है आलपोर्ट के, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तिलगुण उपागम आलपोर्ट, भावमूलक उपागम आलपोर्ट, व्यक्तित्व का अनोखेपन अद्वितीयता की बात आलपोर्ट, मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन आलपोर्ट, ठीक है। कितने प्रकार के गुण? 3 प्रकार के। कॉर्डिनल गुण महान लोगों में, केंद्रीय गुण सभी में, गौण मतलब सभी में पाया जाता है बट इतना प्रभावित नहीं करता है। प्रोपियम और कार्यात्मक स्वायत्ता की बात किसने की है? आलपोर्ट ने। पैटर्न एंड ग्रोथ हम पर्सनैलिटी किताब किसकी है? आलपोर्ट, ठीक है। अब देखना इसमें आलपोर्ट के बाद देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, जो किताबें सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। अब जैसे हमने एक किताब निकाल रहे हैं हम हिस्ट्री की, बहुत गजब किताब निकाली हिस्ट्री की, 6 से लेके 12 तक की इतिहास की जो एनसीईआरटी है। अभी जो रीट का पेपर हुआ था ना एसएसटी का, उसमें हिस्ट्री के पेपर बहुत हार्ड आए थे ना। एक कॉलेज स्कूल लेक्चरर है चेतन भार्गव, मुझे नहीं पता था इतना इंटेलिजेंट बंदा है वो। तो वो मेरे पास आए, बोले सर आप मुझे मंच दो। उन्होंने मुझे दिखाया रीट के पेपर में उनके नोट्स हैं, मतलब एज इट इज पर्सन थे। तो उन्होंने एक एनसीईआरटी की किताब तैयार की इतिहास की। ऐसे यदि आपको कोई कंटेंट मिल जाता है, आप तैयार कर सकते हो, तो बहुत गजब तरीके से, मतलब उससे बाहर कुछ आ नहीं सकता। अब पेपर रीट का पेपर एनसीईआरटी पे आया था, तो आप ये मान के चलिए कि आजकल जो एग्जामिनर सेटर होता है उसको निर्देश होते हैं कि आप एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाइए, तो सब्जेक्ट को एनसीईआरटी से तैयार करना चाहिए। ऐसे मैं साइंस की भी तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एसएसटी में इतिहास की तो उन्होंने गजब निकाली है, देखो। बट वो आप ये सोचेंगे केवल आपके रिट में काम आएगी, नहीं, कुछ पार्ट उसका रिट में आ जाएगा, आप 11-12 तक आपके टॉपिक वाइज, लेकिन उसमें कंप्लीट इतिहास है। मतलब इतिहास की कोई भी लेवल की एग्जाम, ग्रेड फर्स्ट, कॉलेज लेक्चर, नेट, कोई भी दे लो आप, मतलब कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने, इतने गजब के प्रश्न डाले हैं। तो ऐसे कोई कंटेंट आपको मिलता है तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आलपोर्ट पूरा हो गया। अब दूसरा व्यक्ति आता है केटल। केटल ने भी सेलगुण उपागम दिया है। इनके उपागम को अपन विशेषक उपागम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषक उपागम, या इसको प्रतिकारक उपागम भी बोला जाता है, विशेषक या प्रतिकारक उपागम, ठीक है। ये किसने दिया था? केटल ने दिया था। अब इसमें बहुत प्रश्न आए हैं। केटल ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व में, सामान्य जो व्यक्ति होता है ना, सामान्य व्यक्ति, उसमें 23 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 23 गुण। और जो असामान्य व्यक्ति होता है उसमें कितने गुण होते हैं? 12 गुण। कितने गुण होते हैं? 12 गुण, ये, ठीक है। असामान्य व्यक्ति में 12 गुण होते हैं। और इन्होंने कहा कि दोनों को मिला के प्रधान जो गुण होते हैं ना, पीएफ, प्राइमरी फैक्टर, वो होते हैं 16 पीएफ। ये प्रश्न एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि केटल ने विशेषक और प्रतिकारक उपागम दिया। ये कहता है कि सामान्य व्यक्ति में 23 गुण होते हैं, जबकि असामान्य व्यक्ति में क्या होते हैं? 12 गुण। लेकिन इसने कहा कि जो प्रधान गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 16 गुण होते हैं, 16 पीएफ, ठीक है। तो ये शब्द याद रखना चाहिए, बाकी पूरा मत पढ़ना। 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण केटल ने किया था।
सामान्य व्यक्ति में 23 गुण, असामान्य में 12 गुण। कितने होते हैं? ये 12 12 है, याद रखना, ठीक है। और प्रधान 16 बताएं। इसने इसके अलावा कहा कि गुण दो प्रकार के होते हैं, एक तो सतही गुण। सतही गुण का मतलब होता है जो तुरंत अभिव्यक्त हो जाते हैं, ठीक है ना, तुरंत अभिव्यक्त हो। एक होते हैं मौलिक गुण। जो मौलिक गुण होते हैं ना, इसको इसने बताया था 16 होते हैं। ये क्या होते हैं? 16। तो सतही गुण जैसे प्रसन्न, खुशी व्यक्त करना है, उदारता व्यक्त करना है, सत्य बोलना है, ये सतही गुण होते हैं जिनको तुरंत अभिव्यक्त हो जाते हैं, जो रुकते नहीं है। और इसने मूल जो गुण बताए वो 16 बताए। मैंने किताब में एक टेबल भी डाली है, बट वो इतना याद करने की आवश्यकता नहीं कि सर 16 गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। जैसे भावुक में, मेरे सामने किताब है, भावुक, विवेकशील, स्वयं में सीमित, दबंग, गंभीर, अंतरात्मा से प्रेरित, नाजुक, संकालु, व्यवहारशील, चालाक, आत्मविश्वास, रूढ़िवादी, दूसरों पे निर्भर, अनुशासनहीन, चिंता मुक्त, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से 16 गुण बताए हैं। बट ये आपको देखना नहीं है कि 16 गुण कौन से हैं। बट आप नॉर्मली इतना याद रखना कि 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण इसने किया था, ठीक है। इसके अलावा इसने एक लाइन और बोली है, गत्यात्मक गुण, देखो तो एक्स्ट्रा में, ठीक है, क्षमता गुण, ठीक है, और चित्तवर्ती गुण। गत्यात्मक का मतलब जो प्रेरित करते हैं आपको लक्ष्य के लिए, जैसे मूल प्रवृत्ति, इसको इसने अर्घ भी बोला है, अर्घ शब्द दिया है, ठीक है। मनोवर्ती, मनोभाव, ठीक है, ये गत्यात्मक गुण होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। क्षमता गुण वो होते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावकारी बनाते हैं, मतलब आपकी एक प्रकार से सामर्थ्य को व्यक्त करते हैं। और चित्त परवर्ती गुण होते हैं जो संवेगात्मक संबंधी होते हैं, चाहे वो व्यवहार, दयालुता है, ये सब आपके चित्तवर्ती गुण होते हैं जो इमोशन संबंधी होते हैं। तो इसने बहुत डिटेल्ड में, यदि आप देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो कि इसने मूल रूप से एग्जाम रिलेटेड यही प्रश्न है, 16 पे घी तो यही है, देशी घी तो यही है, ठीक है। बाकी ये चीजें आप एक्स्ट्रा पढ़ना। जो सतही गुण वो होते हैं जो तुरंत अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रसन्नचित, खुश रहना, दया, सत्यनिष्ठा। और मौलिक गुण इसने 16 बताए। इसके अलावा इसने कहा गत्यात्मक गुण। गत्यात्मक क्या होते हैं? जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति, जिसको इसने अर्घ नाम दिया था, ठीक है ना, मनोभाव, मनोवर्ती, ठीक है, ये गत्यात्मक गुण होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, ठीक है। क्षमता, जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावशाली बनाते हैं। और चित्तवर्ती, जिनका संबंध इमोशन से होता है। तो गत्यात्मक गुण, क्षमता गुण और चित्त परवर्ती गुण, इसका उल्लेख किसने किया है? केटल ने किया है। देखना चाहो तो चंपालाल सर, सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन कोर्स ले? सब्जेक्ट में तो सेल्फ स्टडी कर लो, बहुत है, अच्छा मैटर ले लो आप। हिंदी कैसे पढ़ें? हिंदी के लिए तो आप एक तो काम करना, सुरेश सर वाले टेस्ट सीरीज ले लेना। ये मेरी व्यक्तिगत राय है आपको, उसमें आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन एजुकेशन ऐप पे वो जारी कर रहे हैं। आप यदि इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप लेना, आपको फायदा होगा। प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप एक किताब लेके पढ़ लें, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं होता है कि आप टेस्ट सीरीज लें, ऑनलाइन कोर्स लें। ये तब लें जब आपके पास थोड़ा सा इकोनॉमिकली ठीक है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना वाला है। तो उससे एक रूटीन बन जाता है, एक दबाव होता है कि सर ने टॉपिक दिया है, इस डेट तक हमें पढ़ना है। तो एक प्रेशर का काम करता है, याद रखना। तो बस ये फायदा होता है टेस्ट सीरीज और कोर्स का, और ज्यादा कोई बड़े मतलब परिणाम मिले ये जरूरी नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। रजनी, हिंदी में बता दिया मैंने। कोई भी एक व्याकरण की किताब ले आओ, राजस्थान बोर्ड वाली किताब ले आओ, या कोई भी व्याकरण की अच्छी किताब ले आओ, ठीक है, जो राघव प्रकाश मैया, कोई भी ले आओ, ठीक है। और फिर आप दबाव में बनाना चाहते हैं तो उससे सुरेश सर अपने हिंदी के हैं, वो बहुत विद्वान है, और उनकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उनसे एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो उसको बार बार रिपीट करते रहें, टारगेट बेस्ड स्टडी करें, हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी नहीं लेते हैं तो सेल्फ पढ़ लें, क्वेश्चन पेपर निकाल लें। आईसीटी चौधरी जी, आईसीटी दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, तो आ जाएगी, चिंता नहीं करें। आईसीटी में ज्यादा पार्ट नहीं है, आप 3-4 घंटे में मुश्किल से आप लगेंगे, आप तैयार हो जाएगी आईसीटी। मैं भी आईसीटी को एक बार अपनी भाषा में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, आप डरिए मत। एक तो जल्दी अधीर मत होया करो कि सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, हो जाएगा। आप जो करवा रखा ना, कला संस्कृति का सबसे बड़ा पार्ट जीके में कला संस्कृति का है। तो कला संस्कृति के खूब सारे वीडियो सर ने डाल दिए, उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। सबसे बड़ा पार्ट तो कला संस्कृति का है। सर, आरपीएससी में एक क्वेश्चन कारक पूछा था, मैं एम एन पी क्यू कौन सा नहीं है? अशोक जी, इसके लिए भी मैंने टेबल बनाई है, यदि आप याद कर सको तो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखो तो आप लिख लेना, ठीक है ना। ये क्योंकि मेरे भी याद नहीं रहते। ये ए है इसमें,
बी है। ए का मतलब इसने उत्साही माना था, बी का मतलब अधिक बुद्धिमान, ठीक है। ए बी सी ई, इंग्लिश में याद करो तो ये कौन सा नहीं आया था प्रश्न मुझे पता है। ए बी सी ई एफ जी एच, जी एच, ए बी सी ई एफ जी एच आई एल, एल एम एन क्यू, एन क्यू, एन क्यू, एन क्यू, फिर क्यू वन, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर। ये इसने 16 गुण बताए। तो यदि आप ऐसा याद करना चाहें तो आरपीसी में आया तो था ऐसा प्रश्न, आरपीसी में आया था, कोई पीटीआई एग्जाम में आया था। तो ये बहुत लेंदी था ये प्रश्न, मुझे लगता है कि बच्चा इनको याद कर पाएगा, बट फिर भी आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो इसके इंग्लिश वर्ड्स में से ही पूछ लिया था, ये कौन सा इसने मूल गुण नहीं बताया है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एल एम एन क्यू, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, ये देख सकते हो, देख लेना अशोक जी। इसलिए मैंने कहा कि अपनी किताब में मैंने सब कुछ डाला है, बट हर चीज करवाई नहीं जा सकते ना, ज्यादा मैटर इतना पढ़ नहीं पाओगे, प्रॉब्लम ये है। हर चीज करवाई नहीं जा सकती। अब जैसे अपने जीके वाले कोर्स में हमने हर चीज डिटेल से करवा रहे हैं, अब नहीं करवाएं तो आप कह दोगे सर करवाते नहीं है, अब करवा रहे हैं तो लगता है कि सर बहुत डिटेल करवा रहे हो। अब रीजन ही हो गया कि जीके का पता नहीं लगता कुछ भी, इसलिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। ओके, ये समझ में आ गया केटल और आलपोर्ट, कोई दिक्कत है केटल और आलपोर्ट में? ठीक है। इसके अलावा भी दो तीन सिद्धांत और मैं छोटी छोटी चर्चा कर रहा हूं। एक आता है मानवतावादी उपागम, तीसरा सिद्धांत आता है मानवतावादी। इतना महत्वपूर्ण नहीं है बट हल्का सा देख लेना, मानवतावादी उपागम किसने दिया था। तो मानवतावादी उपागम वैसे तो मोटिवेशन में समझाऊंगा, ठीक है ना। मेस्लो ने दिया था, किसने दिया था? मेस्लो ने, ठीक है। कार्ल रोजर्स इसमें सहयोगी थे, कार्ल रोजर्स क्या थे? सहयोगी थे, ठीक है। कार्ल रोजर्स क्या थे? सहयोगी थे। मेस्लो और रोजर्स से मुख्य रूप से ये उपागम व्यक्ति की आत्मगत अनुभूति पे बल देता है। तो मैं ये मोटिवेशन में करवा दूंगा, वैसे वैसे डाल रखा है मोटिवेशन में, लेकिन लाइव करवाऊंगा, दोबारा चर्चा कर लूंगा। आत्मगत अनुभूति को इंपॉर्टेंट मानता है। तो आप इतना याद रखें, मानवतावादी उपागम मेस्लो और कार्ल रोजर्स ने दिया था, ठीक है। अ, इसमें वैसे ऑर्थर भी आता है, मार्गरेट मीड भी आता है, बट स्पेशली ये दोनों याद रखना, मेस्लो कार्ल रोजर्स। ये आत्मगत अनुभूति को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। तो नाम नाम देखना है, बट मोटिवेशन में करवाऊंगा। ऐसे एक उपागम इन्होंने दिया था, सांवर्तिक उपागम। कौन सा उपागम? सांवर्तिक। सांवर्तिक उपागम, इसको शवप्रत्यय उपागम भी बोलते हैं। ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। ये सिर्फ किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने। सावर्ती का मतलब होता है मतलब अपनी और दूसरों की अनुभूतियों का अध्ययन करना। जो अपनी और स्वयं है ना, व्यक्ति की व दूसरों की जो अनुभूति होती है ना, फीलिंग्स, उनका अध्ययन करना, ये सावर्तिक कहलाता है। तो ये आया हुआ प्रश्न है, स्वप्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया है। और इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पूर्णतः प्रकार्यशील, कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त खुद अपनी योग्यता से करता है, ठीक है ना। तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने। ये शब्द भी याद रखना। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, बट फिर भी आपको हल्का सा याद रखना है कि मानवतावादी उपागम मेस्लो कार्ल रोजर्स ने दिया था। इसमें आत्मगत अनुभूति, आत्मगत अनुभूति का मतलब है मेरी आंतरिक योग्यताएं, आत्म सिद्धि, जो मोटिवेशन में चर्चा करूंगा मैं। और सांवर्तिक उपागम का मतलब होता है अपनी और दूसरों की अनुभूतियों का अध्ययन करना। स्वप्रत्यय सिद्धांत, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, कार्ल रोजर्स ने दिया है। इसमें इसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का कॉन्सेप्ट भी दिया था। आपको पूछ ले कि पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति संपर्क किसका है, तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति संपर्क किसका है? कार्ल रोजर्स का है, कि व्यक्ति अपने प्रयासों से जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने प्रयासों से जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है, ये पूर्णतः प्रकार्यशील। तो इनको हल्का हल्का देखना है। इसके अलावा एक उपागम आता है सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। तो इभी इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि अधिगम में भी ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ नाम नाम देखना है। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम किसने दिया था व्यक्तित्व का? ये दिया था बांडुरा ने। किसने दिया था? बांडुरा ने दिया था। तो बांडुरा ये कहता है कि प्रेक्षण, अनुकरण, ये सबसे अधिक प्रभावित करेगा व्यक्तित्व को। तो आप तो बस इतना ही वर्ड याद रखें, सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम किसने दिया था? बांडुरा ने दिया था। और इसमें प्रेक्षण और अनुकरण को सबसे महत्वपूर्ण माना है, बस प्रेक्षण अनुकरण, ठीक है। शारीरिक रचना सिद्धांत किसने दिया है? तो शारीरिक रचना सिद्धांत मैंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ाया था आपको, क्रेशमर और सेल्डन। तो ये
ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, क्रेशमर और सेल्डन ने दिया था सारी रचना सिद्धांत, ठीक है। व्यक्तित्व का, ठीक है, ये सारे रचना सिद्धांत हो गया, प्रेक्षण, अनुकरण, सामाजिक संज्ञानात्मक, बांडुरा हो गया, ठीक है। ये मूल हैं, ठीक है। इसके अलावा आईजेंक की मैं चर्चा करूंगा, वो अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे आईजेंक वाला, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। फ्राइड और नव फ्राइडवाद, इतना आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत है मतलब। एक व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत दिया था डोनाल्ड मिलर ने, ठीक है, व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत, बट इन पे प्रश्न नहीं आता है। व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत, ये डोनाल्ड मिलर ने दिया था। किसने दिया था ये? डोनाल्ड मिलर। बट इन पे प्रश्न बहुत, कोई रेयर चांस में बनता है तो बनता है, बाकी नहीं बचता। तो ये सब पर्सनालिटी के कुछ बचे हुए सिद्धांत, हल्का सा इनको देख लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक संज्ञानात्मक बांडुरा प्रेक्षण अनुकरण को मानता है, शारीरिक रचना क्रेस्मर सेल्डन, और व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत डोनाल्ड मिलर ने दिया था, बट इन पे प्रश्न नहीं पूछता है। इसमें आलपोर्ट और केटल वाला थोड़ा ढंग का है, देख लीजिएगा। मानवतावादी और सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला हल्का सा देख लेना। फ्राइड और नव फ्राइडवाद बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहो तो वो ऑलरेडी मेरे लाइव करवाए हुए हैं, वो डाल सकते हैं, और आप चाहो तो दोबारा से अपन इसी प्रकार डिस्कशन करते पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा हो वैसे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त होती है।